आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो प्यार, आशीर्वाद और भविष्य में मदद का आश्वासन लेकर आप यहां आए हैं, मैं इसके लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्यारे मेरे परिवार के लोगों, यहां उपस्थित नौजवान साथियों, बड़े बुजुर्गों, प्यारे भाइयों, माताओं बहनों, प्यारी बच्चियों, मैं आपका प्यार देख के दिल से इस बात का इजहार करता हूं कि कन्नौज के कपूरवा मैदान में, कपूरपुर जो छिबरामऊ में है, ये जो ऐतिहासिक कार्यक्रम आपने किया है, इसकी गूंज लखनऊ तक तो जाएगी, लेकिन दिल्ली वालों को भी इसका एहसास शाम तक हो जाएगा। मैं अपनी बात को शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महान पुरुषों को नमन करता हूं। इसलिए नमन करता हूं क्योंकि वो महापुरुष, उनका जीवन, उनका संघर्ष, उनका त्याग, उनका बलिदान, ये सब मिलकर ही आज ये दिन आया है कि एक प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर का बेटा लोकसभा में आपकी आवाज बनता है और उसको प्यार आशीर्वाद देने, अपने आंदोलन को मजबूत करने आप लोग सुबह सुबह ठंड में घर से निकलते हैं और जब मैदान तक हम लोग पहुंचे हैं तो जिधर भी देख रहे हैं नीला समंदर नजर आ रहा है, नीले नीले पटके पहने इस देश के संविधान के रखवाले नजर आ रहे हैं। प्यारे साथियों, मैं धन्यवाद दूंगा भाई सुनील कुमार चित्तौड़ जी को, पूर्व विधायक नसीम अहमद जी को, माननीय यशपाल मौर्य जी को, राम गोपाल जी को, शिव प्रकाश विश्वकर्मा जी को, भाई प्रदीप निगम जी को, भाई नीरज कश्यप जी को, भाई अनूप आजाद जी को, भाई अजय वर्मा जी को, भाई चांद वाघमारे जी को, भाई हसन खान गोलू जी को, भाई कैप्टन हरीश चौधरी जी को, भाई तुलसीराम वाल्मीकि जी को, भाई छविराम जाटव जी को, छोटे भाई अभिषेक जाटव जी को, छोटे भाई जावेद वारसी जी को, जयप्रकाश जी को, उदयभान यादव जी को, अमन सिंह लोधी जी को, भाई सलमान खान जी को, जगरूप प्रजापति जी को, बब्बू अहमद जी को, गंगाराम पाल जी को, भाई रोकी वाल्मीकि जी को, करण चौधरी जी को, प्रभात गौतम जी को, अरुणेश कुमार जी को, रविंद्र पाल भोजी जी को, सिद्धार्थ विश्वकर्मा जी को, अर्पित आजाद जी को, राजन गौतम जी को, सुंदरम बोध जी को, राम बाबू वर्मा जी को, अनिल वर्मा जी को, सिद्धार्थ गौतम जी को, भगवान दास जी को, रमाकांत गौतम जी को, गौरव अहिरवार जी को, नीरज गौतम जी को, माननीय लाल मोहम्मद जी को, गुलाम वारिस जी को, मुन्ना खां भाई को, नूर मोहम्मद जी को, रियाजुल प्रधान जी को, साजिद कश्मीरी जी को, चांद खान जी को, और उनके अलावा अगर कोई छूट गया हो
चक साहब और तमाम हमारे साथी, अगर कोई छूट गया हो तो मेरे में ही अपने आप को खोज लेना। साथ साथ मेरे साथ चल के आए महेश काशना जी, भाई हिमांशु वाल्मीकि जी और भाई अमित कसाना जी और तमाम हमारी पार्टी के छोटे बड़े सभी पदाधिकारी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारे बंधुजन, हमारे कार्यकर्ता, नेता, मीडिया के बंधु और पुलिस के भाइयों बहनों, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इस बात से शुरू करूंगा कि कार्यक्रम यहां नहीं था। कार्यक्रम कहां तय हुआ था? कार्यक्रम तय हुआ था कसावा मैदान में। कसावा के मैदान में तय हुआ था, लेकिन अंत में एक हफ्ते पहले कार्यक्रम का स्थान बदला गया। सुदर्शन जी, अगर कार्यक्रम कसावा मैदान में होता तो मैं लिख के देता हूं कि सारे रिकॉर्ड टूट जाते। मेरी बात को आप याद रखना। लेकिन रिकॉर्ड तो यहां भी, कपूरवा के मैदान में भी, कपूरपुर के मैदान में भी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोगों ने बना दिया है। ऐसी सभाएं चुनाव में भी नहीं होती जैसा कार्यक्रम आपने जो है अपनी मेहनत की कमाई से कराने का काम किया। और नौजवानों का जो जोश है, वो देखने को है। कैसे कैसे एक एक रुपया जोड़ के, कैसे कैसे अपने काम से छुट्टी लेके आज ये बड़ा जन सैलाब यहां पहुंचा और कहते हैं कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और इतिहास उधर झुक जाता है जिस और जवानी चलती है। ये वो नौजवान है जो अपना आदर्श बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। ये वो नौजवान है जो अपना आदर्श शहीद उधम सिंह जी को मानते हैं। ये वो आदर्श है जो अशफाक साहब को अपना आदर्श मानते हैं। ये जो नौजवान है जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी को अपना आदर्श मानते हैं। और मैं आज कह रहा हूं कि अगर नौजवान ठान ले तो वो दिन दूर नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक नया इतिहास, एक नया सुंदर भविष्य 2027 में लिखा जाएगा। प्यारे साथियों, मेरे दो प्यारे भाई सौरभ गौतम नौरमपुर से और सत्येंद्र कुमार जो हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं, कल अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मोटरसाइकिल से निकले थे। रास्ते में दुर्घटना के शिकार हुए और बड़े तकलीफ के साथ कहना पड़ रहा है कि भाई सौरभ गौतम हमारे बीच में नहीं रहे। सड़क दुर्घटना में वो हमें छोड़कर चले गए और सत्येंद्र कुमार घायल हैं। मैं कुदरत से प्रार्थना करता हूं कि भाई सौरभ जी के परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दें और संबल दें। बहुत जल्द मैं उनके परिवार से मिलने उनके गांव में जरूर जाऊंगा। इस बात का भी मैं आप लोगों को बहुत जिम्मेदारी से घोषणा करके कह रहा हूं। और भाई सत्येंद्र जी जो घायल हैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं कि वो जल्दी स्वस्थ हो जाएं। प्यारे साथियों, बंटू कठेरिया हमारे बहुत प्यारे साथी यहां रहते थे, बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे। कुछ दिनों पहले वो भी हमें जो है छोड़कर चले गए थे। मैं उनके परिवार के बीच में पहुंचा था और मैं आशा उम्मीद करता हूं कि इन बलिदानों से हमारे कार्यकर्ता निराश हताश नहीं होंगे, बल्कि इन बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और ज्यादा मेहनत करने का काम करेंगे। भाई सौरभ की, भाई सत्येंद्र की, भाई बंटू की जिम्मेदारियों को भी अपने कंधों पे उठाने का काम करेंगे और उनके काम को, उनके सपने को
कि उत्तर प्रदेश में आजाद समाज पार्टी राजकाज में आए और गरीबों के दुख तकलीफों को दूर करे। इस काम को तेजी से करने में हम सब लोगों की मदद कराएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। प्यारे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपके साथ करनी है और ये चर्चा महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इस चर्चा में आपका साथ बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो नौजवान इस तरफ खड़े हैं, मैं आपको ये आग्रह करना चाहता हूं कि जगह नहीं है, आपको अपने आप ही जगह बनानी पड़ेगी। और अगर आप जगह बना लोगे तो जो सुंदर कार्यक्रम आपने कराया है, ये सुंदर कार्यक्रम और सफल हो जाएगा। ये जो साथी यहां खड़े हैं, आपकी वजह से पीछे वालों को देखने में बड़ी परेशानी हो रही है। अगर आप अपने कार्यक्रम को नहीं संभालोगे तो कैसे सफल होगा, आप मुझे बताओ। मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूं कि आप जो खड़े अपने अपने स्थानों को बैठ जाएं, जिससे आराम से इस कार्यक्रम में अपनी बात हम लोग रखें और आपकी बात दूर तक जाए। जो न दिखाना चाहे उसकी भी मजबूरी हो जाए कि वो आपकी ताकत को दिखाने का काम करे, और जो दिखाना चाहे उसका तो हम लोग धन्यवाद करेंगे ही। ये जो बीच में साथी है, इनको मदद थोड़ी सी करानी पड़ेगी। अगर ये नहीं कराएंगे तो बेकार हो जाएगा पूरा कार्यक्रम। थोड़ी सी व्यवस्था आप लोग नीचे बैठ के करा दो तो फिर आसान हो जाए। मैं मानता हूं कि आपके आगे सारे मैदान छोटे हैं, मैं इस बात को मानता हूं। कोई मैदान दे दिया जाए, वो मैदान आप सुबह निकलते ही उसको पूरे को मैदान को भर दोगे अपनी ताकत से, ये मैं मानता हूं। लेकिन मेरा आग्रह है कि अगर आप बैठ जाओगे तो फिर आसानी हो जाएगी देखने में कि कहां तक हमारे लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कहां तक आवाज जा रही है। जरा एक बार बता देना, जहां तक आवाज जा रही है जरा हाथ उठा के एक बार आवाज बता देना मुझे। बस ये कुछ गैर जिम्मेदारी कर रहे हैं नौजवान, बाकी तो सब मान गए हैं। यहां कुछ गैर जिम्मेदार नौजवान हैं। आपका फोटो मैंने देख लिया, लेकिन अब आप बैठ जाओ, वरना मैं मानूंगा कि आप बहुत जिम्मेदार साथी नहीं हो। फिर मैं इस बात को मानूंगा, फिर मैं मानूंगा कि आप अपने फर्ज को अदा नहीं कर रहे हो। आप तो दुश्मन की मदद जैसा काम कर रहे हो। जो दुश्मन चाहता है, हमारे विरोधी लोग चाहते हैं, वही काम आप कर रहे हो। फिर मुझे ऐसा लगेगा। बैठ जाओ जल्दी से, बैठ जाओ जल्दी से, बैठ जाओ। बहुत अच्छे, ये तो इधर वालों ने तो बहुत अच्छा कर दिया। इधर वाले थोड़े से रह गए, वहां कुछ नौजवान हैं, कुछ जिम्मेदार साथी उधर वाले भी कर रहे हैं गड़बड़। ये गड़बड़ करने के लिए तो विरोधी बहुत है। आप लोगों के कंधों में तो जिम्मेदारी है संविधान बचाने की, है या नहीं है बताओ। तो जो लोग संविधान से प्यार करते हैं वो बैठ जाओ। वो एक भी आदमी खड़ा नहीं होना चाहिए, जहां जगह मिले बैठ जाओ। और जो संविधान को नहीं मानता वो खड़ा रहो। उसको मैं मानूंगा कि वो संविधान से प्रेम करने वाला नहीं। अब तो कुछ दिखाई दिया है बहुत पीछे तक का, बस ये बीच वाले थोड़ा सा व्यवस्था करा देंगे तो ठीक हो जाएगा। हाँ, ये जो बीच वाले साथी है, बस ये थोड़ी सी व्यवस्था अगर करा दें तो ठीक हो जाएगा। बहुत धन्यवाद प्यारे साथियों। अब आप मेरी बात पर गौर करें। जब आप मेरी बात को सुनोगे और उस बात को लेकर घर घर तक, दरवाजे तक, अपने बूथ तक, अपने सेक्टर तक, विधानसभा तक, अपने जिले में, अपने मंडल में जब आप जाओगे और जब आप जाके इस बात को रखोगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि इस जनसैलाब का मुकाबला अपने भविष्य को इनकलाबी बनाकर रख दे, अपने भविष्य को मजबूत कर दें। प्यारे साथियों, इस देश में लोकतंत्र पहले नहीं था, और जब तक लोकतंत्र नहीं था, गरीब, किसान, कमजोर, नौजवान, दलित, पिछड़े, आदिवासी और तमाम तरह के कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिलता था। प्यारे साथियों, इस देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर,
मामना रामसू वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम जैसे बहादुर योद्धा पैदा ना होते तो ये हक वंचित समाज आजादी तो होती लेकिन सांस नहीं ले पाता अपनी आजादी के साथ। प्यारे साथियों, बाबू सिद्धराज चौरसिया, ब्रह्मानंद लोधी जी ने आपका नेता बनकर डिबेट में चुनौतियों को स्वीकार करके इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कराने का काम किया है। इस देश के प्रत्येक बालिक को गौर से सुनना, ये बातें आपको टीवी में नहीं मिलेगी, गौर से सुनना, ये बातें आपको अखबारों में नहीं मिलेगी, क्योंकि टीवी और अखबार तो आजकल वो काम कर रहे हैं जो सरकार कह रही है। असली टीवी अखबार तो ये गरीब खाटी पत्रकारिता करने वाले बहुजन मीडिया के लोग जो कहता हूं उसी बात को दिखाते हैं, वरना बहुत जगह तो मैं कहता कुछ हूं और दिखाते कुछ और। प्यारे साथियों, गौर से सुनो, बड़े बुजुर्ग बड़ी संख्या में यहाँ बैठे हैं, आज वो अपना आशीर्वाद देने मुझे देखने और सुनने आए हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, इस देश में 1919 से पहले कोई भी SC ST OBC का आदमी वोटिंग राइट नहीं रखता था। और आपको जान के अचरज होगा, सिर्फ SC ST OBC का नहीं, इस देश में किसी भी जाति धर्म की महिलाएं वोट का अधिकार नहीं रखती थी। फिर इस देश में सवाल खड़े हुए, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार समिति बनी, सुधार समिति के सामने कई विषय रखे गए कि नए वोटरों को शामिल किया जाए। नए वोटर कौन? वो जो लगान देते हैं, वो जो बहुत पढ़े लिखे हैं, वो जो बहुत पैसे वाले हैं, वो जो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, वो जो राजा महाराजाओं के परिवार से आते हैं। और कुल मिला के 1919 से पहले 3% लोग वोट करते थे। कितने परसेंट लोग? जोर से बताओ, आवाज जानी चाहिए कन्नौज तक, नहीं लखनऊ तक नहीं जा रही है, जोर से बताओ पहले कितने परसेंट लोग? 3% लोग। फिर जब ये मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड सुधार समिति ने नए प्रयोग किए तो 15% लोगों को वोट का अधिकार मिला। और मैं बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, जिन महिलाओं को नहीं पता कि बाबा साहब ने क्या दिया है, मैं उन महिलाओं को, अपनी बहनों को, तमाम जाति धर्मों की बहनों को कहना चाहता हूं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो इस देश में प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महिला कभी नहीं बन पाती। मैं चैलेंज करके, ऐलान करके कहता हूं, आओ डिबेट करो जिसको जानकारी नहीं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या किया? बाबा साहब अम्बेडकर ने ये किया कि 1928 में उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के जरिए एक ज्ञापन दिया। कैसा ज्ञापन? जैसा ज्ञापन आप जिलाधिकारी को देते हो, मुख्यमंत्री को देते हो, राज्यपाल को देते हो, राष्ट्रपति जी को देते हो, ऐसा ज्ञापन दिया। और उसमें कहा कि ये कैसा लोकतंत्र है जिसमें गरीब, दबे, कुचले, महिलाएं, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक वोट ही नहीं कर सकते। और जो वोट ही नहीं कर सकता वो चुनाव कैसे लड़ सकता? इसी बात को समझ लो भाई। अगर आप में से कोई वोटर नहीं है तो क्या वो भारत का कोई भी चुनाव लड़ सकता है? लड़ सकता है? जब तक आप वोटर नहीं बनोगे, जो मानक है उनको पूरा नहीं करोगे, एज के मानकों को, तब तक आप चुनाव नहीं लड़ सकते हो। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर गोलमेज कॉन्फ्रेंस से पहले तो बाबा साहब की सिफारिशों पर साइमन कमीशन भारत आया। कौन आया? कौन आया? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन कौन था? साइमन कमीशन एक कमीशन था, एक कमेटी थी जो दलित, पिछड़ों, आदिवासियों के हालात जानने के लिए भारत आई।
और जब साइमन कमीशन भारत आया और वो यहां से रिपोर्ट बनाकर लेके गया, उस रिपोर्ट के आधार पे गोलमेज वोट का अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के प्रयासों से मिलने का काम हुआ है मेरे साथ। और मैं वोट की ताकत बताता हूं, वोट की ताकत समझो। अगर ये वोट का अधिकार नहीं होता तो ये जो बड़े बड़े कुर्ते वाले, बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले, बड़े बड़े धन्ना सेठ आपकी गलियों में आते हैं, चुनाव के समय आपके पैर पकड़ते हैं, आपके पैर छूते हैं, आपके घर का खाना खाते हैं, आपसे भाईचारा निभाते हैं, आपके घर में कुर्सियों पर बैठ के कहते हैं कि माँ मेरे सिर पे हाथ रख दो, चाची, भाभी, बुआ, ताई, दादी मेरे सर पे हाथ रख दो। ये जो महलों वाले लोग आज आपके बीच आते हैं तो ये इस वोट की वजह से आते हैं। जिस दिन वोट का अधिकार चला गया, आप मर जाना, आप गल जाना, सड़ जाना, आप भूखे रह जाना, एक अमीर आपकी गली में नहीं आएगा। मेरी बात को आप याद रखना। एक वोट के रूप में हथियार, स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने के लिए हथियार बाबा साहब अम्बेडकर हमको दिला के गए हैं। इसलिए बाबा साहब ने किसी की जमीन नहीं छीनी, बाबा साहब ने किसी का घर नहीं छीना, बाबा साहब ने किसी के रुपए नहीं छीने। अगर आज भी इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आज भी इस देश में फूले साहू की प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं, आज भी इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित करने की कोशिश की जाती है, उसका एकमात्र कारण ये है कि बाबा साहब अपने बच्चों को नौकरी नहीं लगा के गए, अपने करोड़ों बच्चों को इज्जत से जीने का अधिकार संविधान में दिला के गए। इस कारण बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध किया जाता है। प्यारे साथियों, ये थोड़े से लोग पूरे कार्यक्रम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं चेतावनी के साथ इनको कहना चाहता हूं कि अगर ये मेरे लोग हैं तो अपनी जगहों पर बैठे, वरना मैं मानूंगा कि ये मेरे लोग नहीं है, और फिर मैं ये मानूंगा कि जो लोग मेरे नहीं है वो इस कार्यक्रम को खराब करने के लिए यहाँ आए। ये जो इस पूरी पंक्ति में लोग हैं, इनकी वजह से पूरा कार्यक्रम डिस्टर्ब हो रहा है, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मैं पुलिस प्रशासन के भाइयों से आग्रह करूंगा कि इनको बिठवाइए। ऐसे जैसे नौजवान ये अच्छे तो हैं, लेकिन ये नौजवान अगर सिर्फ नारे लगाते रहे तो इस देश में बहुत कुछ मिट जाएगा। मेरी बात को आप याद रखना, बहुत कुछ मिट जाएगा और आप तो हाथ में हाथ करके बैठे रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। भीड़ कभी राज नहीं करती है, भेड़ कभी राज नहीं करती है। राज योद्धा करते हैं, योद्धा बनना पड़ेगा, ज्ञान हासिल करना पड़ेगा और अपने अंदर अनुशासन पैदा करना पड़ेगा। जब तक अनुशासन पैदा नहीं होगा कोई लड़ाई नहीं जीत पाओगे। लड़ाई तो बहुत दूर की बात है, अपनी शिक्षा भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। जो विरोध है हमारे महापुरुषों से, वो विरोध इसलिए नहीं है कि उन्होंने किसी की जमीन छीनी है, उन्होंने आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिलाने का प्रयास किया है। इसलिए कुछ लोग इस देश में उनका विरोध करते हैं और कुछ लोग इसी वजह से कि आप उनको मानते हैं, कुछ लोग इसी वजह से, मात्र इसी वजह से उनका सम्मान वही करता है जो उनके विचारों पे चलता है। कब आपकी पीठ में छुरा घोंप देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। एक तरफ हम लोग हैं जो कब्सार के परिवार को नहीं जानते, जो सोनू कश्यप के परिवार को नहीं जानते, जो कौशाम्बी की अपनी पाल बहन के परिवार को नहीं जानते, दिसंबर प्रजापति के परिवार